पर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, हमने कल वाले लेक्चर में यहाँ पर क्या देखा था, जो 16 जुलाई 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर था उसका हमने पहला पार्ट देख लिया था यहाँ पर। ठीक है, 20 क्वेश्चंस तो हमने कवर कर लिए थे। आज उससे आगे के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, पारंपरिक स्रोत एनर्जी का कौन सा इनमें से, यानी कि जिनको हम ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, अभी भी ज़्यादातर यूज जिन चीज़ों को किया जाता है, पहले भी काफ़ी यूज़ किया जाता था, उन वो सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या कहलाती है हमारे पे, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर बात कर रहा है वो सोलर एनर्जी होती है, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी होती है, नेचुरल गैस होता है, या फिर टाइडल एनर्जी होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है यहाँ पर से, वो चीज़ हमको बतानी है। तो यहाँ पर बात आती है हमारे पास नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा स्तर पर। ठीक है, इनमें से ये पारंपरिक स्रोत ऑफ क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास होता है। ये सब बाकी तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। ठीक है, जो कि अब नॉन कन्वेंशनल या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज इनको कहा जाता है। यहाँ पर सिर्फ नेचुरल गैस जो है वही यहाँ पर पारंपरिक स्रोत है किसी चीज़ का, ऊर्जा का, या फिर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ पर एक क्वेश्चन ड्रॉप कर लिया गया था। इसके बात करते हैं, विच व्हेन साउंड ट्रेवल्स थ्रू एयर, एयर के थ्रू साउंड क्या होता है, ट्रेवल, द रीजन ऑफ हाई प्रेशर क्रिएटेड इज कॉल्ड। देखो कभी क्या होता है, जैसे साउंड क्या करती है, मूव करती है, तो कैसे मूव करती है, यहाँ पर रीजन बनते हैं, इस तरीके के रीजन बनेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर पास पास आ जाएंगे। ठीक है, फिर यूँ बनेंगे। ठीक है, फिर यूँ बनेंगे। इस तरीके से यहाँ पर रीजन बनते हैं। ठीक है, इस तरीके से साउंड क्या करता है, मूव करता है। तो ये वाले रीजन जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर के रीजन है, हाई प्रेशर रीजन है। ये है यहाँ पर उच्च दाब वाले क्षेत्र। ये वाले जो हैं, ये वाले रीजन क्या है, ये वाले रीजन यहाँ पर है क्या, लो प्रेशर रीजन। ये क्या है, लो प्रेशर रीजन बनते हैं, लो प्रेशर रीजन। ठीक है, तो जो हाई प्रेशर रीजन है इसको पूछ रहा हो कि इनको क्या कहा जाता है, क्या इनको ट्रफ कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है, या फिर रिफ्रैक्शन रीजन कहा जाता है, रेयरफेक्शन रीजन कहा जाता है, विरलन रीजन कहा जाता है इनको। ठीक है, ये है अपने पास रेयरफेक्शन रीजन। बट जो हाई प्रेशर वाले एरिया हैं इनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर कंप्रेशन रीजन कहा जाता है, संपीड़न क्षेत्र कहा जाता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, हु इन्वेंटेड द डीएनए फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी किसने यहाँ पर क्या करी थी, इजाद की थी, जेम्स चैडविक ने, या फिर डगलस क्या है, इंगेलबर्ट, या फिर जे थॉमसन, या फिर एलेक्स जेफरी। तो यहाँ पर बात करते हैं अगर किस चीज़ की बात करते हैं यहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक की, तो इसमें ये जो खोज की गई थी, इजाद किया गया था, वो एलेक्स जेफरी द्वारा इसका इजाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ, और मुझे लगता है कि ये कल ही हमने पढ़ा था, कल ही ये क्वेश्चन आया था इसी पेपर पे। देखो एक ही जगह से दो दो क्वेश्चन पूछे गए। वैद्युत अपघटनी अपचयन किसके लिए उपयोग किया जाता है, ये हमको बताना है। ठीक है, किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के लिए, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स के लिए, या फिर नोबल मेटल्स के लिए। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। क्या दिमाग लगाना है कि कौन से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं, नोबल मेटल्स कौन से होते हैं। तो हमने ग्रुप 1 देखा था कल। ग्रुप 1 कैसे होते हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, इसका ऑप्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एलिमेंट सिलिकॉन कौन सा एलिमेंट है, सिलिकॉन है। ठीक है, कौन सा तत्व है, सिलिकॉन है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप में पाया जाता है। ठीक है, कौन से ग्रुप में पाया जाता है ये हमको बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा ग्रुप में पाया जाता है तो हमको बताना है, 11वें ग्रुप में, 5वें में, 14वें में, या फिर 7वें में। ठीक है, तो ये पाया जाता है आपका 14 ग्रुप में। कौन से ग्रुप में पाया जाता है, 14 ग्रुप में। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आप मुझे बताओगे, ये तो किसकी बात हो गई, सिलिकॉन की बात हो गई। आप मुझे बताओगे कार्बन कौन से में पाया जाता है, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में पाया जाता है, और यहाँ पर फ्लोरीन कौन से ग्रुप में पाया जाता है। इन तीनों के आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, अ साल्ट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोकार्बन एमंग दीज कंपाउंड इज, इन कंपाउंड्स में से साल्ट बनाने वाला कौन है। ठीक है, साल्ट बनाने वाला कौन है, ऑप्शन नंबर ए है हमारे पास इथेन, इथाइन, मीथेन, या फिर इथीन। तो इथेन क्या होता है, CH3। ठीक है, ये इथेन हो गया। इथाइन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH।
मीथेन क्या हो गया, CH4, और इथीन क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब साल्ट बनाने की बात कर रहा है तो साल्ट बनाएगा जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा। और अगर मैं कहूँ यहाँ पर कि जो एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो सिर्फ किसके पास प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पर वो सिर्फ प्रेजेंट रहेगा किसके पास, ये वाला जो है, ये दोनों हाइड्रोजन कैसे, ये दोनों हाइड्रोजन है यहाँ पर एसिडिक, ड्यू टू यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, क्या 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है, 3 कोवैलेंट बॉन्ड बने, जिसके कारण कार्बन यहाँ पर कैसा रिएक्ट करेगा, एज अ इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंटर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव सेंटर की तरह काम करेगा, तो ये हाइड्रोजन जब निकलेगा यहाँ से तो हाइड्रोजन निकल जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इस पर निगेटिव आ जाएगा, और कोई यहाँ पर क्या, अगर किसी एलिमेंट के साथ और यहाँ पर किसी कंपाउंड के साथ यानी कि बेस वगैरह के साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, एक साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये साल्ट बनेगा हमारे पास। तो साल्ट कौन बनाएगा यहाँ पर, साल्ट बनाएगा यहाँ पर इथाइन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, What is a large force acting for a short time to produce a finite change in momentum known as, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए क्या होना है यहाँ पर, बल लगेगा, ठीक है। कैसा बल लगेगा, बहुत बड़ा बल लगेगा, ये समझो क्या लगेगा, शॉर्ट टाइम के लिए एक मुक्का मारना अपने मुंह पे देख के, ठीक है मुक्का मार के देखना अपने मुंह पे, ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए बहुत जोर से, ठीक है। तो क्या होगा, उसको कहा जाता है क्या, इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता है, उसको इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता है, ठीक है, सच में मत मान लेना, हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Which of the following is the process by which organisms are grouped into convenient categories based on some special, some easily observable characters, ठीक है, किसके बेसिस पे, इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, उनके जो आसानी से देखे जाने वाले गुण हैं उनके आधार पर उनको कैटेगरीज में क्या किया गया है, यहाँ पर अलग अलग क्या किया गया, अरेंज किया गया है। तो कौन से क्या कहेंगे उसको जब इनको अरेंज कर लिया जाएगा उनके गुण को देख के, आइडेंटिफिकेशन बोलेंगे उसको, नोमेनक्लेचर बोलेंगे, क्लासिफिकेशन बोलेंगे, या सिस्टमेटिक्स बोलेंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास, अभिनिर्धारण, नाम पद्धति, वर्गीकरण विज्ञान, तो उसको कहा जाएगा क्या, क्लासिफिकेशन। क्या कहा जाएगा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है किसी चीज़ का, इनका क्लासिफिकेशन, यानी कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, उनके जो कुछ इजीली देखे जाने वाले क्या हैं, गुण हैं, उनके आधार पर उनको क्या किया जाएगा, यहाँ पर वर्गीकृत किया जाएगा, और उसको ही कहा जाता है यहाँ पर क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर, सबसे बाहरी परत किस चीज़ की, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, जो आहार नली होती है हमारे पास, एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, आहार नली होती है, उसकी सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, म्यूकोसा, या फिर क्या ये म्यूस्कुलर मस्कुलरिस, या सिरोसा, या फिर सब म्यूकोसा, ठीक है। हिंदी में तो कतई वाले खतरनाक नाम है इसके, इंग्लिश में भी खतरनाक ही हैं, ठीक है तो इसका ऑप्शन नंबर सी देख लेना, सेरोसा जो होता है, ठीक है, आहार नली जो होती है उसकी जो बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत जो होती है वो क्या होती है, वो होती है यहाँ पर सेरोसा, वो सबसे बाहरी परत क्या होती है, सेरोसा होती है आहार नली की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कंट्रीब्यूट टू कार्बन सोर्स, कार्बन इनमें से कौन नहीं उत्सर्जित करेगा, ठीक है, जो कार्बन के स्रोत में कौन सा योगदान नहीं करेगा, श्वसन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में कार्बन निकलता है कि नहीं निकलता, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड निकलता, तो कार्बन भी मिलेगा ही। वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी जब फटेगा तो वहाँ पर से क्या होगा, कार्बन तो निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी जलेगी तो कार्बन निकलेगा नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, कार्बन भी निकलेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन निकलता है कि ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन निकलता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें यहाँ पर ये क्या नहीं करता, कार्बन में योगदान नहीं करेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं क्या होगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल बताना मैं, ठीक है विद्युत अर्धचालक का उदाहरण बताना है यहाँ पे। पहला ग्रेफाइट पूछ रहा है, फिर कॉपर पूछ रहा है, ठीक है, ग्रेफाइट पूछ रहा है, कॉपर पूछ रहा है, गैलियम आर्सेनाइड बोल रहा है, एल्यूमिनियम बोल रहा है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या है, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट तो चालक होता है, कंडक्टर होता है, कॉपर भी कंडक्टर, मेटल है तो कंडक्टर होता ही है, एल्यूमिनियम भी कंडक्टर होता है, एल्यूमिनियम के तो तार भी होते हैं, है ना, कॉपर के भी तार होते हैं, ग्रेफाइट भी कंडक्टर होता है। सिर्फ यहाँ पर कौन बचता हमारे पास, गैलियम आर्सेनाइड।
गैलियम आर्सेनाइड जो होता है ये कैसा काम करता है, एज अ इलेक्ट्रिकल सेमीकंडक्टर। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है हमसे, अगला क्वेश्चन पूछता है कि कुकुम्बर मोजैक डिजीज इज कॉज्ड बाय, ये खीरा कृमि रोग, पता नहीं क्या होता है भाई, ये देख लेना क्या कौन सा रोग होता है, बट किसकी वजह से होता है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर किसकी वजह से होता है, फंगाई की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, वायरस की वजह से होता है, या फिर प्लाज्मोडियम की वजह से होता है। तो हमेशा याद रखना इस चीज़ को, जो कौन सा रोग है, खीरा कृमि, कुकुम्बर मोजैक जो डिजीज़ है ये वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, तो ये होता है यहाँ पर वायरस की वजह से, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेज हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर, ठीक है, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर इसको यूँ फेंक के मारेंगे तो ये दीवार चीर के चल जाए, जो मतलब बात समझ में आ रही, भेदन क्षमता मतलब किसी चीज़ को पार करने की शक्ति किसके पास होती है सबसे ज़्यादा, एक्स रेज के पास होती है, बीटा रेज के पास होती है, अल्फा रेज के पास होती है, या फिर यहाँ पर गामा रेज के पास होती है। तो सबसे ज़्यादा जो होती है यहाँ पर वो होती है गामा रेज के पास। क्यों, क्योंकि ये कैसे रेज होती हैं, ये आयनाइज नहीं होती, न्यूट्रल होती हैं, ये आयनाइज नहीं होती है। तो आयनाइज नहीं होंगी तो कहीं पर डिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, तो सबसे ज़्यादा क्या करेगी, भेद के चल जाएगी। तो सबसे ज़्यादा भेदन शक्ति इनकी होती है, अंतर्वेदी शक्ति इनकी होती है, पेनिट्रेटिंग पावर इनकी होती है सबसे ज़्यादा। कौन है वो, गामा रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड हाइड्रोजन बॉम्ब, और हाइड्रोजन बम है जो, उसके पीछे कौन सा सिद्धांत है। तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन बम के अंदर कौन सा सिद्धांत है, न्यूक्लियर फ्यूजन है, परमाणु संलयन, या फिर कौन सा है, एडवेक्शन है, अभिवहन है, कंडक्शन है, या फिर यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन है। न्यूक्लियर फिजन मतलब परमाणु विखंडन, परमाणुओं का टूटना, परमाणुओं का जुड़ना। ठीक है, न्यूक्लियर फिजन परमाणु का जुड़ना, न्यूक्लियर फिजन परमाणु का टूटना। तो परमाणु टूटना है तो परमाणु बम, ये एटॉमिक बॉम्ब में होता है, कौन सा, न्यूक्लियर फिजन। और जो हाइड्रोजन बॉम्ब होता है उसमें कौन सा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। अब आप लोग मुझे एक बात बताएंगे, कमेंट में लिख लेना अगर लिखोगे तो, ठीक है, यहाँ पर कि जो सन होता है, सन में कौन सी प्रोसेस हो रही होती है, सन से जो एनर्जी बन रही है वो कौन सी प्रोसेस से होती है, ऑप्शन यही रख लेना। ठीक है, बता देना जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई, एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, मैलिगेंट रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मेंटल रेजोनेंस इम्यूनिटी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इम्यूनिटी। यार देख लेना, ये तो कई बार सुना होगा। ठीक है, क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता हमसे, मूवमेंट इज अ क्वांटिटी, मूवमेंट कैसी क्वांटिटी है, जो संवेग होता है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, अदिश राशि है, प्रदिश है, क्या है भाई, ये मैट्रिक्स है। ठीक है संवेग कैसी राशि होती है, अदिश होती है या फिर सदिश होती है। ठीक है, दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर संवेग जो होती है यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी है, जो संवेग क्या है, जो मोमेंटम है वो है यहाँ पर सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हो, P इक्वल टू एम इंटू वी, P इक्वल टू एम वी होता है ना, P इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो क्या होती है, वेलोसिटी भी क्या होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये मोमेंटम भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, किसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के। यहाँ पर क्लाउड, बादल, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल कौन से ग्रह के एनवायरनमेंट में, किसमें, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, मरकरी के, मार्स के, जुपिटर के, या वीनस के। तो ये तो बचपन से याद करके आ रहे होंगे वाला, है ना। शुक्र ग्रह का जो वातावरण होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल से रहता है, बना घिरा हुआ रहता है, मतलब उसके वातावरण में सल्फ्यूरिक एसिड के क्या रहते हैं, बादल रहते हैं, कौन से, शुक्र ग्रह के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, द अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। तो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स सुना होगा, ये कैसे होते हैं, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, या फिर न्यूट्रल। तो अल्फा पार्टिकल पहले होता है क्या, पता भी तो होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम, है ना, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर। तो ये जो हमारे पास आयन बन रखा है,
यही है हमारे पास क्या, अल्फा पार्टिकल। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास अल्फा पार्टिकल। तो ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है निगेटिवली चार्ज दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें पॉजिटिवली चार्ज। तो धनात्मक रूप से पार्टिकल्स कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन इज द प्रोसेस, सुपोषण जो प्रक्रिया है वो किस चीज़ की प्रक्रिया है, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज, या फिर डिक्रीजिंग लैंड प्रोडक्टिविटी, या फिर फॉर्मेशन ऑफ सडन क्लाउड बर्स्ट, या फिर पॉल्यूशन ऑफ लैंड बाय न्यूक्लियर वेस्ट। तो ये जो यूट्रोफिकेशन होता है इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारी जगह पे हम उपजाऊ मिट्टी है वहाँ पर केमिकल वगैरह डले हुए हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह डले हुए हैं, और वो जब पानी बारिश वगैरह हुई, बारिश होगी ठीक है, तो सब बहा के ले जाएगी, सारे न्यूट्रिएंट्स को बहा के ले जाएगी। और जहाँ पर भी वाटर बॉडी होगी, ठीक है, वाटर बॉडी की वहाँ जाके उसको जमा कर देगी। तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, जितने न्यूट्रिएंट्स थे सबके सब वहाँ इकट्ठा हो गए। अब वहाँ पर सब न्यूट्रिएंट्स जब इकट्ठा हो गए तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बहुत अच्छी पैदावार होने लग जाएगी। ठीक है, किसी जिस भी चीज़ की वहाँ पर क्या होने लगे, जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जब क्या होने लगेंगे, पैदा होने लग जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम, तो एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर बॉडीज। तो न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाएंगे वहाँ पर, जमा हो जाएंगे बहुत सारे। ठीक है जमा हो जाएंगे तो उसके कारण वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बढ़ जाएंगे, तो वहाँ पैदावार भी अच्छी होने लग जाएगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही रखते हैं इस वाले लेक्चर के लिए। इसके बाद के जो क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।